चलो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं जो नहीं थे कल क्लास में, और रहा करो जब भी क्लास के लिए बोला जाता है। ठीक है, थर्मो का मतलब क्या होता है और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। दो वर्ड है जिनसे मिलकर बना हुआ है। सीधी बात अगर करें हम, सिंपल सी, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो केमिकल चेंज में हीट का भी एक फैक्टर होता है ना। किस तरह हीट दी जाती है या किस तरह हीट रिएक्शन से बाहर आती है, ये सब स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। हर चीज की एक ब्रांच है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं, तो स्पेशलिस्ट होता है वो हर चीज का। तो वैसे ही किसी एक रिएक्शन को अलग नजरिए, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझने के लिए एक अलग ब्रांच बनी है, और हमारे वहाँ उनके एक चैप्टर बने हुए हैं। हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको आधी आधी बुक मिलेगी, इन पे 3-3 4-4 चैप्टर मिलेंगे एक ही की बात। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है समझोगे तो, और समझना जरूरी है क्योंकि आगे केमिस्ट्री समझ में आएगी नहीं इसके बिना। ठीक है, तो सिंपल सी बात बता दी है, हीट और मोशन। इसमें बहुत सारी बातें नहीं, उधर अटेंड। हाँ, हीट एंड मोशन, इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हमने आपको बताई थी, जैसे सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलके क्या बनाता है, यूनिवर्स। देखिए, ऐसा प्लेनेट है जिसपे हम रहते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्थ। अर्थ के सरफेस पे हम लोग रहते हैं, लेकिन पता आपको होना चाहिए, देखा होगा मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स। तो मिस इंडिया का मतलब इंडिया में, और मिस यूनिवर्स का मतलब पूरे ब्रह्मांड में। यूनिवर्स का मतलब जिसके अंदर सारे प्लेनेट आते हैं, तो हम यूनिवर्स का पार्ट है। जो चीज आपसे निकली है वो यूनिवर्स में जाती है, यानी हम सब में यूनिवर्स इंक्लूड है। ठीक है, अब सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा हिस्सा जो आपने अपने ऑब्जर्वेशन के लिए या प्रैक्टिकल के लिए सेलेक्ट कर दिया है। सिंपल सी बात है, आपकी क्लासेस रूम में चल रही है, बाहर तो नहीं चल रही है, तो अंदर क्लास के बच्चे हैं, अंदर पढ़ाई हो रही है, तो ये हमारा सिस्टम है। अंदर दीवार के अंदर का हिस्सा, समझो ध्यान से, इस दीवार के अंदर अंदर सब लोग बैठे हुए हैं, तो ये सिस्टम है। इसके बाद क्या बचा, ये वॉल बची, और वॉल के अलावा सब कुछ बचा। तो वॉल इंक्लूडिंग वॉल एंड अदर ऑल अदर थिंग्स आर सराउंडिंग, और अंदर का पार्ट क्या है, सिस्टम। दोनों को मिला देंगे तो यूनिवर्स है। यानी कि एक यूनिवर्स में से एक पार्ट को आपने बाउंड्रीज से सेलेक्ट कर लिया है, जिसमें आप अपने ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। अब इसके हमने कई एग्जाम्पल बताए थे, कितने टाइप के थे, जल्दी बोलते जाओ। कौन सा सिस्टम था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, अगर ये यहां से खुला हुआ है, जैसे भगोनी में दूध गर्म हो रहा है, भगोनी में पानी गर्म हो रहा है, खाना बन रहा है ओपन वेसल में, तो यहां पर क्या है कि जैसे ही आप देखोगे अंदर आपने मटेरियल डाला, तो यहां से हीट बाहर भी जा रही है, हीट भी बाहर जा रही है और मास भी जा रहा है। यानी दूध अगर लगातार बॉईल होता जाए तो जल जाएगा एक टाइम में, क्योंकि मास क्या हो जाता है, खत्म, बर्तन जलने लगता है ना। तो इसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, जहां पर मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर यूनिवर्स में होता रहता है, या यूं कहें सराउंडिंग में होता रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम, ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल समझ में आ गया। दूसरा आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, अब आपने उसको लिड लगा दिया, यानी प्रेशर कुकर को आप समझिए, लिड लगा दिया है, तो लिड लगाने से क्या होगा, मास बाहर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों, हाँ आवाज सुन लो, दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, अंदाजा लगा लो। अब मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, रिकॉर्डिंग पे मैंने डाल रखा है, उससे आप उसको कर लेना एक बार रिवाइज। ठीक है, समझ में आ गई। क्लोज में मतलब आपने लिड लगा दिया, मास को रोक दिया है बाहर जाने से। बट जो दीवारें हैं, बाउंड्रीज है, वो कंडक्टिंग है। जैसे कुकर को देखा, वो बाहर से गर्म गर्म लगता है, और गर्म होता है इसलिए तो हैंडल लगाया उसके, वो भी कैसा, इंसुलेटर का, जिससे कि हीट हमको कम से कम लगे। लेकिन गर्म तो होता है ना, आप देखोगे आसपास हीट आती रहती है। तो इसमें क्या होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन हीट ट्रांसफर होगी। इसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। तीसरा सिस्टम, अगर हम इन वॉल्स को, इन बाउंड्रीज को इंसुलेटेड कर दें,
क्या कर दें, इंसुलेटेड, मतलब अब कोई अलाउ नहीं है, ना तो मास जा सकता है बाहर और ना हीट जा सकता है। इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एग्जांपल थर्मस फ्लास्क, कि ठंडा रखने के लिए और गर्म रखने के लिए जो बर्तन बनाए जाते हैं या जो चीजें बनाई जाती है वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल। अब आपको समझ में आ गया हो ना इंपॉर्टेंस इसकी, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई ना। तो थर्मस का डिजाइन यहीं से लिया गया है, ठीक है, प्रेशर कुकर का डिजाइन यहीं से लिया गया है। यानी जितनी चीजें आप यूज करते हो कहीं ना कहीं से आपकी पढ़ाई से है, और पढ़ाने का मतलब यही है कि आप उनको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और जब प्रोफेशनल बने तो उनमें सुधार कर सकें। जैसे अभी आपको लगता होगा, जैसे हम लोग थे तो मैंने शायद पहले भी बोला होगा कि टीवी में वो पहले कट कट वाला वो आता था चैनल का, 10-12 चैनल आते थे। तो उस जमाने में जब केबल नया नया लगा था 90s में, तो केबल के लिए क्या बहुत सारे चैनल होते हैं केबल में, तो हमने फिर एक रोलर वाला चैनल लगाया। एक रोल आता था उसमें 120 के आसपास चैनल होते थे। फिर उसके बाद लगता था कि ये बार बार चैनल बदलने जाओ उठ उठ के, तो मन में आता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि बैठे बैठे चैनल को बदल लें। हालांकि उस समय तक रिमोट था लेकिन हम नहीं जानते थे। फिर कलर टीवी आ गया और रिमोट वाला आ गया, तो अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गई ना। तो आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप पहले चीजों को समझें और समझने के बाद बेटर करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें। जब हम एक प्रोफेशनल बनेंगे तो हम उन चीजों को तभी कर पाएंगे जब चीजों को समझेंगे। पढ़ने के बाद आपको हर चीज को उस नजरिए से देखना है, हर एक काम को, हर एक रिएक्शन को आपको देखना है कि इसमें कौन सा मेरा साइंस लग रहा है, कौन सी चीज हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये जो मैंने कल भी बताया था। नेक्स्ट बात हमने बताई थी कि दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। मेनली जो हम बात कर रहे हैं वो हम मैटर की बात करते हैं, कंटेंट की, और मैटर में भी किस फेज की बात करते हैं बच्चों, गैस की। गैस बहुत पॉपुलर, ठीक है। तो गैस में कौन कौन से फैक्टर पेन होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसके बारे में हम पढ़ ही चुके कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, पढ़ चुके हैं ना इसके बारे में। फिर हमने बात की कि दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, किसकी, मैटर की। जितने भी मैटर हैं, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसकी कितनी तरह की प्रॉपर्टी होती है, दो तरह। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास से बढ़ रही है, यानी एक ग्लास है तो अलग होगी, एक बाल्टी है तो अलग होगी, एक कमरा भरा है तो अलग होगी। ये कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि साइज ऑफ सिस्टम मतलब मैटर से ही है, कंटेंट से ही है। क्या बोला था इसका एग्जांपल, हाँ, एक्सटेंसिव का, एक्सटेंसिव का क्या बोला था, कौन कौन से एग्जांपल बोले थे मैंने, मोल, अच्छा, और मास, मास, वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है, मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और दूसरा है इंटेंस। पढ़ा करो, पढ़ा, कल करा दिया ना। कल मैंने, जिन्होंने क्लास ली थी, मैंने ये भी कहा था कि 100% इससे सवाल आता ही आता है। ये फ्री एनर्जी, एनर्जी के सारी फॉर्म इसमें आती है, एनर्जी की सारी फॉर्म एक्सटेंसिव है। सीधा समझो एनर्जी कैसे आती है, फ्यूल को बर्न करने से, तो ज्यादा फ्यूल होगा तो ज्यादा एनर्जी आएगी। तो एनर्जी सारी क्या है, एक्सटेंसिव। कुछ चीजें समझ सकते हैं, कुछ याद करनी पड़ती है। बुक में जितना दिया ना सारा याद कर लेना, चाहे एक्सरसाइज में दिया है, चाहे टेक्स्ट बुक पीछे दिया है, कहीं भी दिया हो, एग्जाम्पल कर लेना कि जब भी कोई प्रॉपर्टी सामने आए उसको एक बार जज जरूर करना है कि ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव। सवाल कहीं से भी आ सकता है। दूसरा बोला हमने इंटेंसिव, कि जिस पे डिपेंड नहीं करता मास। अगर आप एक स्पून लोगे तो भी उतनी प्रॉपर्टी है, और लोगे तो वो भी इतनी है। इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी का डेंसिटी भी उतना ही है और उसका भी उतना ही है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात हमने आपको ऐड की थी, अगर कोई प्रॉपर्टी दो चीज से मिलकर बनी हुई, किससे बनी हुई है, दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, और वो दोनों प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, तो वो इट्स बिकम इंटेंसिव। इट्स बिकम इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव से मिलकर बनी है तो क्या बन जाएगी, वो इंटेंसिव। यहां तक बात समझ में आ गई। इतना ही कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। क्लियर है सबको, ठीक है, चलिए।
दिमाग में बैठा कुछ? ठीक है, आज मैं कल वाला वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, डाल दूंगा, उसको देख लेना और उससे कर लेना। अब देखिए बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे समझना है, बुक को पढ़ना है। बुक नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि मैथ्स भी है और कंसेप्ट भी हैं, फिर न्यूमेरिकल भी है। ये ऐसे पोर्शन है जहाँ से न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल बच्चा तब कर पाता है जब वो अच्छे से कंसेप्ट को समझ जाएगा। न्यूमेरिकल वैसे आसान होता है सबसे। अब देखिए यहाँ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, इसके कई लॉ हैं, 3 लॉज हैं। पहला है फर्स्ट लॉ, फिर आएगा सेकंड लॉ, और फिर आएगा थर्ड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको 3 लॉज पे डिफाइन किया गया है। ये थोड़ा सा दिया है थर्ड लॉ हमको, सेकंड भी मतलब थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इनको फिर भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन हमारे पास पढ़ना है। इसको मेन ये है, इस पे से तो बहुत सारी चीजें आएंगी। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे इसको डिसेक्ट करना शुरू करें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू प्लस इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये है, ये अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इसका एक्सप्रेशन ये है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। समझ में आ गई क्या? और इसको अगर शॉर्ट में एक लाइन में कहना जाए तो ये है एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व। समझ में आई बात? सच्चाई है कि यूनिवर्स है ना, उसकी एनर्जी कंजर्व है, मास भी कंजर्व है। मास भी क्या है? कंजर्व है, क्योंकि कंजर्व अगर नहीं होता ना तो चीजें खत्म होना शुरू हो जाती। हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो 1000 साल पुराना फोर्ट है, उससे पहले पता नहीं कितने डायनासोर 4000 साल पहले चले गए, तो कहानी बहुत लंबी है। तो इतने लंबे समय में अगर चीजें कंजर्व नहीं होती तो खत्म हो जाती। तो दुनिया का एक ही सच है कि कंजर्वेशन का रूल फॉलो होता है यहाँ पर, चाहे वो मास के लिए हो या एनर्जी के लिए। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व, या इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है। सिंपली आपको सबसे सिंपल भाषा में डिफाइन करना हो तो ये कि यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व है, ये फर्स्ट लॉ ऐसा। अब इसके अंदर चीजें बहुत सारी है समझने के लिए। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में? अगर एमसीक्यू आ गया तो पूछेगा भाई कौन सा लॉ है, तो कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन जहां जाए, अब इस बात को समझो, इसका मतलब क्या है। ये लिखा है डेल्टा यू, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, और यू का मतलब है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। दूसरा क्या है? क्यू, क्यू का मतलब है हीट, और तीसरी चीज क्या है? डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब है वर्क, डब्ल्यू का मतलब क्या है? वर्क। चीजों को जितना आसान ढंग से हम समझा सकते हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं, नोट करते जाइए आप साथ साथ। तो लॉ क्या कहता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। सीधी भाषा पता है क्या है इसकी? सीधी भाषा ये है कि आपने एक सिस्टम लिया, आपने क्या लिया? एक सिस्टम लिया। सिस्टम का मतलब एक कंटेनर के अंदर हमने मटेरियल भर दिया, गैस भर दी, ठीक है? तो इस गैस के अंदर क्या होगी? एनर्जी होगी, जो इसके अंदर होगी। इसके अंदर का मतलब इंटरनल। तो इस गैस के अंदर जो एनर्जी है वो है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अब इस पे अभी 1 मिनट बात करूंगा मैं, मतलब क्या होता है इंटरनल एनर्जी। तो इस गैस की जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो 2 कामों में यूज हो सकती है। क्या? या तो ये कुछ वर्क करे, कुछ काम कर दे,
या फिर अगर ये वर्क नहीं करेगी तो वो हीट क्रिएट करेगी। क्या क्रिएट करेगी? यही है कि सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो दो कामों में काम आ सकती है, या तो वर्क करेगी, और वर्क नहीं करेगी तो क्या करेगी? हीट जनरेट करेगी। जैसे समझो ये पंखा चल रहा है, तो इसमें भी ये वही बात लागू हो रही है कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी ना, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, मशीन बना दी, मशीन क्या कर रही है? वर्क डन कर रही है। पंखे का घूमना क्या वर्क है ना? अब अगर पूरी की पूरी एनर्जी जो आपने इसको दी है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है तो सही बात है, और जितना पार्ट भी बचेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो कुछ पार्ट एनर्जी का जो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, क्या करेगा? वो हीट क्रिएट करेगा। आप इस पंखे को टच करके देखिए, हल्का हल्का क्या लगेगा? ये गर्म लगेगा। हालांकि इंजीनियरिंग ये कहती है, कोशिश ये करती है इंजीनियरिंग कि वर्क डन मैक्सिमम होना चाहिए, हीट का लॉस कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जो हीट निकल रही है ना वो एनर्जी लॉस है, और उससे दो नुकसान होते हैं। हीट बढ़ेगी तो जिससे हमने इसको बनाया है उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी, है ना? यही बातें गाड़ियों पे लागू होती है। गाड़ी चलने के बाद कार भाग रही है, खूब चला रही है, आपको यहां से बॉम्बे ले गई, बॉम्बे से हैदराबाद ले गई, लेकिन गर्म तो हुई ना। तो आप कितनी भी कोशिश करो, ऐसा कोई इंजन बन नहीं पाया है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। वो क्या करेगा? हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगा। तो सीधी बात, फर्स्ट लॉ समझ में आ गई कि जो इंटरनल एनर्जी है या तो हीट क्रिएट करेगी या वर्क डन करेगी। और हीट मान लो इसमें से कोई पुर्जा खराब हो जाए, इसमें वेयरिंग्स लगे हुए हैं, बियरिंग्स लगे हुए हैं ना, जो इसको स्मूथली रन करते हैं, टूट जाए, पंखे की मोटर फूक गई है, होता है ना कई बार, वायरिंग जल गई है, तो ये खड़ा खड़ा टू ऐसे करता रहता है, और उस समय केवल गर्म होता रहेगा। आप अगर इसको नहीं बंद करोगे तो जल जाएगा, क्योंकि वर्क तो कर नहीं रहा। तो सारी एनर्जी क्या कर रही है? हीट बढ़ा रही है। तो हीट का मतलब क्या है? हर किसी का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। हर किसी का क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर। अगर वो बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा वो चीज जल जाएगी। कुछ भी हो चाहे वो, आप ये मत सोचो लोहे की है तो नहीं जलेगी, उसका इग्निशन टेम्परेचर का फर्क है। कागज जल्दी जलता है, इग्निशन टेम्परेचर कम है, लोहा लेट जले, पिघलता है ना लोहा भी, तो इसका मतलब जल ही रहा है वो एक तरह से। तो ये फर्स्ट लॉ है। अब हमको एक एक चीज को ढंग से समझना है। क्या समझना है? पहले हम कुछ बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की, ये क्या होती है भाई। फिर हम बात करेंगे कि Q क्या होता है और W क्या होता है, और अलग अलग सिस्टम में, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, तो वर्क कैसे होता है, कि सिस्टम वर्क करे और सिस्टम पे वर्क किया जाए, ये क्या चीजें हैं दोनों। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी से। आपके दिमाग में कुछ आइडिया आता है इंटरनल एनर्जी से मतलब क्या मतलब होता होगा? इंटरनल एनर्जी कैसे जनरेट कर रही है? अच्छा आप बताओ, मुझे नाम बताओ, कितने टाइप की एनर्जी के बारे में आप जानते हो जिनके नाम आपने सुना? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और काइनेटिक, पोटेंशियल, ठीक है, और बस। चलो कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा, ये बिल्कुल सही बोला आपने। इंटरनल एनर्जी का मतलब यह है कि जितने तरह की एनर्जी होती है ना उसका मिक्सचर है इंटरनल एनर्जी। किसी एक चीज के पास, यानी सिस्टम में आपने गैस डाली, इस गैस के पास जितने तरह की एनर्जी हो सकती है ना, उन सब का मिक्सचर क्या है? ये इंटरनल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गई? इस चीज को दिमाग में डालो। अब आप कहोगे सर कितने तरह की एनर्जी हो सकती है? अभी एक बड़ा टॉपिक है, समझने की बात है, मैं ब्रीफ में समझाने की आपको कोशिश करता हूं। सपोज कि मान लो यहां पर हाइड्रोजन गैस है भाई। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन तो बनी ना HH मतलब H2 से, लेकिन एक हाइड्रोजन तो है नहीं, कई सारी होगी। एक और हाइड्रोजन हुआ तो इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, डिस्पर्शन फोर्स, डाइपोल आएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा, वांडरवाल फोर्स आएगा, यानी अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है? ये भी एक तरह की एनर्जी है। फोर्स कहां, एनर्जी को ही तो रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। तो एक तो ये हो गया, है ना। दूसरा क्या होगा कि पार्टिकल ऐसा थोड़ी है कि ऐसे बैठे रहेंगे चुपचाप, ये तो नाचेंगे, ऐसे रोटेशन करेंगे, मोशन करेंगे, इधर से उधर भागेंगे। तो कई तरह की चीजें होंगी। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेंगे,
रोटेशन होगा, मोशन होगा, यानी जितनी तरह से ये घूमेगा ना, हर तरह से ये एनर्जी क्रिएट करेगा। और उन सभी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हम इंटरनल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गई बात? उन सभी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। दिमाग में बैठ गई बात? दिमाग में बात बैठ गई? अब ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि भैया गैस भरी होगी, हाइड्रोजन भरी होगी तो क्या करेगी, HCl भरी होगी तो क्या करेगी। तो उतने तरह की जितनी भी उसमें एनर्जी हो सकती है वो सब कहलाती है इंटरनल एनर्जी, जो कि सिस्टम के अंदर है। अब इसका लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो दो काम में आ सकती है, या तो Q या W। अब दो कंडीशन है बच्चों, समझो। अगर मैंने, पहले हम सोचते हैं वर्क, किसकी बात करते हैं हम? वर्क। और वर्क दो बातें हो सकती है कि आपने क्या किया, ये एक सिस्टम बनाया, एक कंटेनर लिया और कंटेनर में ऊपर अब की बार क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? पिस्टन। पिस्टन की बात हम बार बार क्यों कहते हैं? कि हम इंजन की बात कर रहे हैं। आपकी स्कूटी कैसे चल रही है कि वहां ऐसा ही एक पिस्टन होता है, फ्यूल बर्न करता है, फ्यूल धक्का मारता है तो ये पेडल ऊपर नीचे होता है। जब ये पेडल होता है ऊपर नीचे तो ये एक पार्ट दूसरे से, दूसरा तीसरे से, वो कहां जाता है? आपके व्हील पे जाता है। समझ में आ रही है बात? दिमाग में आ रही है ना? नहीं आ रही है? कि पेट्रोल जलाओ, डीजल जलाओ, CNG जलाओ, सब में यही पार्ट होता है। एक चैम्बर होता है इंजन के अंदर और वहां बर्निंग होती है, तो इससे क्या, इस पिस्टन को धक्का लगता है और ये पिस्टन ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, तो इससे एक पार्ट जुड़ा हुआ है, वो घूमता है, फिर घूमता है, तो पूरी मशीन काम करती है। और जैसे ही हम फ्यूल सप्लाई बंद करेंगे, करंट बंद करेंगे, पिस्टन रुक जाएगी। गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो इंजन स्टार्ट होने का मतलब यही है कि ये ऐसे ऐसे काम करना शुरू करता है। तो हम भी इसी की बात कर रहे हैं। अब देखो दो बातें, आपने यहां भर दिया गैस। अब दो चीजें हैं, एक तो वर्क डन बाय सिस्टम, एक वर्क डन बाय सिस्टम, और दूसरा क्या है? वर्क डन ऑन सिस्टम। दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? कि या तो हम सिस्टम पर वर्क करें या सिस्टम वर्क करे। तो जो इंजन होते हैं उसमें कौन सा एग्जांपल है? वो सिस्टम वर्क करता है। कैसे? आप समझो, देखो ये पिस्टन है ना हमारी, यहां गैस भरी हुई है, इसका वॉल्यूम है, कोई भी एक वॉल्यूम हमने मान लिया, और पिस्टन यहां रुकी हुई है, कोई भी चीज रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि ऊपर से एक फोर्स काम कर रहा है, इसको बोलेंगे P एक्सटर्नल फोर्स। क्या काम कर रहा है ये? P एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। अब अगर मान लो हमें नीचे से इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो गैस क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी, करेगी ना? और एक्सपैंड करेगी तो क्या है, ये इसको धक्का मारेगी, मारेगी नहीं मारेगी? एक्सपैंड करेगी तो मान लो ये पिस्टन यहां चले गई तो वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया। और वॉल्यूम चेंज हुआ तो P क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम ने पिस्टन को ऊपर धक्का मार दिया, और धक्का मार दिया तो वर्क कर दिया, वर्क कर दिया। तो ये कंडीशन कहलाती है वर्क डन बाय द सिस्टम। जब अंदर की गैस ऊपर की तरफ धक्का मारती है तो सिस्टम वर्क कर रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम। ये छोटी सी बात है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो वैल्यू क्या है? वर्क सिस्टम जब वर्क कर रहा है ना तो ऑब्वियसली वो सराउंडिंग कहो, यूनिवर्स कहो, कुछ कहो, मशीन कहो, सारी बात हो गई। सिस्टम इतना सा हिस्सा है, उसके बाद सब कुछ सराउंडिंग ही है। ठीक है। अब देखो वर्क डन बाय जब सिस्टम आएगा, इसको हम लिखते हैं नेगेटिव साइन से। किससे लिखते हैं? नेगेटिव साइन से। अब दूसरी कंडीशन समझो कि गैस भरी हुई है, आपने ना पिस्टन पे ताकत लगा दी ऊपर से। कैसे ताकत लगा दी? यहां वेट रख दी है कुछ, तो ये पिस्टन क्या करेगा? नीचे की तरफ जाएगा। अब क्या हुआ? वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। यानी ताकत कहां से लगी? ऊपर से, और सिस्टम को अपना वॉल्यूम क्या करना पड़ा? कम करना पड़ा। तो अब ये जो कंडीशन है ये है वर्क डन ऑन सिस्टम। वर्क डन ऑन सिस्टम, इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। क्या होती है? अब इसका मतलब क्या है सर? याद कैसे रहे? लिखवा दिया, पर अब जैसे ही किताब बंद करेंगे ना तो भूल जाएंगे सर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। याद कैसे रहे? सिंपल सी बात ये है। अच्छा ये बताओ, जब ये गैस एक्सपांड कर रही है,
तो गैस की एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है, बढ़ रही है घट रही है? अरे बढ़ कहां रही है, घट रही है यार। एक्सपांड कर रही है तो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। अरे जब वो बढ़ेगी तो एक्सपांड करेगी, यानी अपनी एनर्जी लॉस करेगी। तो एनर्जी लॉस, जिस सिस्टम में एनर्जी लॉस हो रहा है तो वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। बात आ गई समझ में कि जब सिस्टम एनर्जी लॉस करेगा, जब सिस्टम की एनर्जी का नुकसान होगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव, यानी कि सिस्टम वर्क कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब आप दोगे ना तो पार्टिकल के अंदर और एनर्जी आएगी, वो साथ आएंगे, लड़ाई तेज हो जाएगी, तो सिस्टम की एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो इस समय सिस्टम पर वर्क हो रहा है, द वैल्यू ऑफ वर्क इज पॉजिटिव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सबको नोट कर लो इसको बढ़िया से, किसी भी हिंट से जो नोट कर लो, गलत नहीं करना। हाँ मिलेंगे, और उसका इंतजार, उससे पहले खुद भी लिखो ना। केवल देखो, सुनने से और देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखोगे ना साथ साथ और पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। मैं दे दूंगा आपको उसके लिए, हेल्प के लिए, कि कुछ छोटा तो नहीं। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई सबको? यानी हमने थोड़ा थोड़ा, मैंने आपको इनपुट डाल दिया है। इंटरनल एनर्जी किसको कहते हैं, समझ में आ गई कि जितनी भी तरह की सिस्टम के अंदर एनर्जी है वो क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी। घूमने से, चलने से, टकराने से, अट्रैक्शन से, रिपल्सन से, जितनी भी तरह की एनर्जी उसको बोलते हैं इंटरनल, और वही काम किए। इसको दो पार्ट में कंज्यूम करते हैं हम, या तो हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में। तो हमको दोनों तरीका समझना है कि हीट क्या होती है और वर्क क्या होता है। तो वर्क मैंने बता दिया, दो तरह की कंडीशन, या तो सिस्टम वर्क करेगा या सिस्टम पर वर्क होगा। जब सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और जब सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो वैल्यू क्या होगी। समझ में आ गई सबको यहां तक बात? कोई डाउट? एकदम क्लियर। अभी हमने ना फॉर्मूला डेराइव किया है ना कुछ किया, बस अभी समझा है कि हम कहेंगे देखो वर्क की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो समझ में तो आना चाहिए कब होगी नेगेटिव। जो क्वेश्चन बोलेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए उसको देखकर कि पता कैसे। तो एक फैक्टर हमने देख लिया, दो फैक्टर हमने देख लिए, इंटरनल एनर्जी और वर्क। तीसरा फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्यू। चलो बताओ क्यू का मतलब क्या है, हीट का मतलब क्या है, हीट क्या है? क्यू, हीट क्या है? बोलो, व्हाट इज हीट? सिस्टम से जो एनर्जी निकलती है उसको हीट कहते हैं। ऐसा कैसे? मान लो मैंने इसके धक्का मार दिया इस टेबल के, तो मैंने अपनी एनर्जी दी ना, तो हीट कहां निकली? देखो अभी तक हम जो पढ़ते आए, आपके मन में जो आंसर आ रहा है मैं बताता हूं। आप कहोगे दिस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही दिमाग में आ रहा है। बुराई नहीं है इसको बोलने में, लेकिन ये इसको हम परफेक्ट नहीं कह सकते। हम कह रहे फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन अच्छा हो कि हम कहें ये फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यही है सही बात है। फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को, जितने भी तरह की एनर्जी होती हैं उनको ट्रांसफर करने का तरीका है। उनको क्या करने का तरीका है, ये ट्रांसफर करने। लिखो इसको, द फॉर्म ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। आगे बात समझ में? यूनिट तो आप जानते हो, कहीं जूल मिलेगा, कहीं केल्विन मिलेगा, सही है ना ये बात? अच्छा, एक और बात है कि ट्रांसफर कैसे होता है, हम कैसे कहेंगे कि ट्रांसफर होगा? इसका है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को डिसाइड करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस फैक्टर जो है वो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। दो सिस्टम है, मान लो दो सिस्टम है। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं,
ये हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में ऐसे सेक्शन बना दिए, ऐसे सेक्शन बना दिए। इसमें हमने ऑब्जेक्ट डाला ए, इसमें हमने ऑब्जेक्ट डाला बी। इसकी जो वॉल है ना वो इंसुलेटिंग है, यानी नॉन कंडक्टिंग है। समझना आप बात को, कैसी है ये? नॉन कंडक्टिंग, यानी ए चैम्बर से एनर्जी बी चैम्बर में नहीं जा सकती, क्योंकि दीवारें क्या कर दिया आपने? नॉन कंडक्टिंग कर दी। बट ये वाला जो है ना, यहां पर एक बॉल रखी है, वो है सी। तो अब क्या है, ये वाली जो वॉल है ना, ये कैसी है? कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी, ये कंडीशन। बात समझ में आ गई? एक डिब्बा लिया, एक बॉल रखी लोहे की जिसका टेम्परेचर, उसको गर्म करके रख दिया, बगल में एक और बॉल रख दी, उसका टेम्परेचर कुछ अलग है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर तो सबका होगा ही ना, तो इन दोनों में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन ऊपर की जो वॉल है वो कंडक्टिंग है, तो यहां से यहां हीट का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या देखा गया? क्या देखा गया? थोड़ी देर बाद ये देखा गया कि ए का टेम्परेचर इज इक्वल टू बी का टेम्परेचर इज इक्वल टू, कैसे हुआ भैया? क्योंकि ए ने अपनी हीट किसको दी? सी को, तो सी का टेम्परेचर राइज हुआ, सी किसको देता रहा? बी का, और ये ट्रांसफर तब तक चलता रहा जब तक कि तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? अब देखो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, अपनी टेबल पे ऐसे हाथ रखो, इस टेबल पे सब ऐसे हाथ रखो, कैसा लग रहा है ये? और रखे रखो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ठंडेपन का एहसास थोड़ा कम होता जाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने इसको टच किया ना, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो अपनी हीट दूसरे को देगा। अगर आपको ये ठंडा लग रहा है, इसका मतलब आज सर्दी का मौसम है, आपका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो ये ठंडा लग रहा है। टेम्परेचर क्या है? एक एहसास है जिससे हमको कूल, ठंडा और गर्म का पता चलता है। व्हाट इज टेम्परेचर? इट्स ए फीलिंग, जिससे हमको पता चलता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी। अब आप बर्तन गर्म के हाथ लगाओगे तुरंत, चाय जैसे लेते ना, कई लोगों को सर्दियों के दिनों में क्या, चाय गर्म पीने के लिए ग्लास में पीते हैं, कांच के ग्लास में, और ऐसे पकड़ के रखते हैं कि कुछ ठंडा गर्म रहे। तो थोड़ी देर बाद लगता है अरे यार ये तो ठंडा हो गया, ये चाय ठंडी, और चाय ठंडी हो गया। अरे तुमने कर दी भाई उसको, जगह आप उसकी हीट को खींचोगे तो ठंडी होगी कि नहीं होगी? तो ये सिंपल सी बात है। ये जो हीट है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब ट्रांसफर, जिस फॉर्म में एक फॉर्म है जिससे कि हम एनर्जी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर में ना इन चीजों को गहराई से समझ लेना है। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ये तो हो जाएंगे, लेकिन इनका जो ये है ना, प्लस कहां लेना है, माइनस कहां लेना है, ये क्या हो रहा है, ये नहीं समझ में आता जल्दी से। तो इस पे थोड़ा हमको ध्यान देना। यहां तक बात समझ में आ गई? अब यहां भी दो बातें हैं भैया, सिस्टम को हीट दो और सिस्टम से हीट लो। क्या होगा अगर हीट गिवन बाय सिस्टम, पहली कंडीशन, और हीट गिवन टू सिस्टम, दो कंडीशन है, बताओ। एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। अगर सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, और एक दूसरी कंडीशन है सिस्टम से एनर्जी हम ले रहे हैं, तो देंगे तब पॉजिटिव और लेंगे तब, बात समझ में आ गई? इनको बहुत ही याद रखना है, सारा खेल ना यही बदल देते हैं, क्योंकि प्लस की जगह माइनस ले लिया तो एकदम उल्टा दुगने का डिफरेंस आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया ना? तो ये बात हमने समझ ली है कि इंटरनल एनर्जी काम आती है हीट बढ़ाने के या वर्क डन करने के। और वर्क डन की दो कंडीशन है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव, सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव,
उसी तरह हीट अगर सिस्टम को दी जा रही है तो पॉजिटिव, और अगर हीट सिस्टम दे रहा है तो नेगेटिव। आगे बात समझ में? यहां तक क्लियर? ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म है। अब आइए देखिए एक और टर्म हम पढ़ रहे हैं, बिठा दूं इसको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? पावर, क्षमता। किसी चीज को बियर करने की जो ताकत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोलते हैं। तो हीट कैपेसिटी मतलब हीट को बियर करने की ताकत, है ना। स्पेसिफिक का मतलब कोई यूनिट लगी होगी। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, C इज इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी। C इज इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखो डेल्टा टी क्यों लिया है? क्योंकि आप जानते हो ना, जहां हीट है वहां चेंज इन टेम्परेचर जरूर होगा। अगर आप हीट खींचोगे तो टेम्परेचर पहले वाले से कम हो जाएगा, और अगर आप हीट दोगे तो पहले वाले से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो डेल्टा टी समझ में आ गया क्या है? ये चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। क्यू क्या है? हीट। और एम क्या है? मास इन ग्राम। मतलब समझ में आया आप इसका, आपको इसका मतलब ये है, कोई भी गैस ले लिया, हम गैस की बात करते हैं। हमारे पास एक गैस है, किसी गैस का मतलब एक गैस है, उसका आपने मास ले लिया कितना? 1 ग्राम। कोई भी एक गैस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कुछ भी है, एक गैस है जिसका क्या ले लिया आपने? 1 ग्राम। इसके 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए जितनी हीट आप उसको दोगे वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। आई बात समझ में? कोई भी एक गैस, जैसे हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, जो भी लिया, उसका 1 ग्राम लो, उसका टेम्परेचर जो भी है नोट कर लो। उस टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, यानी 10 है तो 11 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको हीट देना पड़ेगा। तो जितनी हीट देगा क्या कहलाएगी? वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक तो यूनिट के लिए ही बोलते हैं ना। जब भी वर्ड स्पेसिफिक यूज हो जाए तो मतलब 1 यूनिट के लिए काम होता। भाई एक के लिए आ गया, जैसे अब आप कहोगे आलू क्या भाव है, वो बोलेगा 40, तो मतलब क्या हुआ? 1 के का 1 किलो। तो यूनिट से क्या होता है? हिसाब जल्दी लगता है। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? 1 ग्राम गैस, कोई भी गैस, अब हर का एक जैसा नहीं है। जिस गैस की बात कर रहे हो उसके लिए अलग बात है। एक गैस लोगे उसके लिए अलग वैल्यू आएगी, दूसरी गैस के लिए अलग आएगी, तीसरी गैस के। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर हम एक और बात देखें, अगर हम इसको, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, ग्राम की जगह लेना पसंद करते हैं मोल्स में। मोल्स में लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। अब क्या डेफिनेशन हो गई? एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। समझ में आ गई ना डेफिनेशन? कि एन की, देखो डेफिनेशन इसी से बन रही है। 1 ग्राम के लिए ये फॉर्मूला है, और अगर मोल दिया है तो फॉर्मूला ये है। अब इसमें 2 कंडीशन है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम फिक्स कर दिया आपने, तो उसको हम लिख देंगे CV। C के साथ क्या लगा देंगे? V। तो CV इज इक्वल टू क्या आएगा? Q बाय एन डेल्टा टी। आ गई बात समझ में? दूसरी कंडीशन क्या है? स्पेसिफिक हीट
एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या लेंगे इसको हम, Cp Q बाय एन डेल्टा T। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। तो आज हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा आइडिया लिया चीजों का। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी से दो चीजें बनती है, क्यू बनती है, डब्ल्यू बनता है। तो डब्ल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, और साथ ही हीट क्या होती है, हीट के टाइप क्या होते हैं। समझ में आ गए? ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने दिया है। अब अगर ये चीजें हमको समझ में आ गई तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो आज के लिए काफी है। कॉपी सारे बच्चे लाएं क्या? जमा कर दूंगा।